स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना साथी स्टूडेंट में। तो जैसा कि दोस्तों थंबनेल देख रहे होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो हो जाएगा हम लोग का भारत का भौतिक विभाजन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने एक टॉपिक यानी कि एक क्लास हम लोग कल कर चुके हैं। आज की दूसरी क्लास है वो हम लोग का हो जाएगा। दूसरी क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरी क्लास में आज हम बात करेंगे उत्तर के मैदान। और जो कल की क्लास थी पहले पार्ट में हम लोगों ने बात कर ली थी कि उत्तर के पर्वत के बारे में हम लोगों ने कल बात कर ली थी। तो आज हम लोग हेडिंग डालेंगे। आज की हेडिंग हो जाएगी हम लोग की उत्तर के मैदान। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। आज क्या हो जाएगी? उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदान के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो उत्तर के मैदान में हो जाएगा इसका निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तर के मैदान का निर्माण कैसे हुआ। जो उत्तर के मैदान है उनका निर्माण कैसे हुआ। तो इसमें हो जाएगा इनका निर्माण, हो जाएगा इनका निर्माण, इनका निर्माण सिंधु गंगा एवं क्या हो जाएगा? सिंधु, इनका निर्माण जो हो जाएगा सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियाँ। क्या हो जाएगा? एवं इनकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियों द्वारा लाए गए। क्या हो जाएगा? सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, लाए गए अवसाद के जमाव के कारण हुआ है। अवसाद के जमाव के कारण, जमाव के कारण हुआ है। जो उत्तर के मैदान है इनका निर्माण सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण इनका निर्माण हुआ है। तो हम लोग इसके देख लेते हैं। उत्तर के मैदान जो है इनको हम एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं कि इसमें ट्रिक हम लोग जो ट्रिक है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों की। ट्रिक हो जाएगी इसकी भात खाबो। क्या हो जाएगी? भात खाबो। तो भात खाबो से जैसे भात से हो जाएगा दोस्तों इसमें भात खाबो, तो भात से क्या हो जाएगा? इसमें भात से हो जाएगा भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र हो जाएगा। और ता से हो जाएगा तराई क्षेत्र, खा से हो जाएगा खादर क्षेत्र, और बा से क्या हो जाएगा? बांगर क्षेत्र। तो आप लोग ये जो उत्तर के मैदान उनके लिए आप लोग ट्रिक याद रखिए कि क्या हो जाएगा। उत्तर के मैदान में ट्रिक हो जाएगी भात खाबो। तो इसका भा से हो जाएगा भावर, ता से हो जाएगा तराई, और तराई क्षेत्र हो जाएगा। खा से हो जाएगा खादर, और मतलब बा से हो जाएगा बांगर क्षेत्र। तो हम आगे इसमें बात कर लेते हैं। आगे इसमें हम हेडिंग डाल लेते हैं। क्या हेडिंग हो जाएगी हम लोग को? भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र की हेडिंग हो जाएगी। इसमें दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भावर जो क्षेत्र हैं मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। जो भावर क्षेत्र है इसमें मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं, मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। और दूसरा हो जाएगा नदियाँ इसमें विलुप्त हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा कि नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें यह हो जाएगा कि कृषि यहाँ नहीं की जा सकती। जब यहाँ मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं तो यहाँ कृषि नहीं की जा सकती है। तो यहाँ कृषि नहीं की जाती है, कृषि करना यहाँ संभव ही नहीं है। तो यहाँ कृषि हो कैसे सकती है? तो यहाँ कृषि नहीं की जा सकती। तो भावर क्षेत्र में आप लोग यही याद रखिएगा कि भावर जो क्षेत्र होते हैं यहाँ मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। दूसरा होता है यहाँ नदियाँ नहीं पाई जाती, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। आते आते पहाड़ों से पत्थरों में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। और तीसरा पॉइंट होगा इसमें कि कृषि नहीं पाई जाती है। हम लोग बात कर लेते हैं तराई क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बारे में बात करते थे। तराई क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि तराई क्षेत्र जो है भावर के दक्षिण में पाया जाता है। जो तराई क्षेत्र है यह भावर क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है। हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि भावर के दक्षिण में तराई क्षेत्र पाया जाता है, दक्षिण में तराई क्षेत्र पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह हो जाएगी कि नदियाँ पुनः निकल जाती हैं यहाँ से। क्या हो जाएगा? नदियाँ
पुनः बाहर निकल आती हैं यहाँ से, मतलब तराई क्षेत्र में नदियाँ जो हैं पुनः बाहर निकल आती हैं, निकल आती हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें यह हो जाएगा तराई क्षेत्र में कि तराई क्षेत्र में यहाँ हो जाएगा कि गन्ना एवं धान की खेती की जा सकती। तराई क्षेत्र में गन्ना एवं धान की खेती, गन्ना एवं धान की खेती की जा सकती है, मतलब की जाती है, की जा सकती है। तो हम लोग तराई क्षेत्र और भावर क्षेत्र के बारे में बात कर चुके हैं। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का तीसरा क्षेत्र, इसमें यह हो जाएगा कि तीसरा क्षेत्र हो जाएगा खादर क्षेत्र। क्या हो जाएगा? खादर। तीसरा क्षेत्र इसमें हो जाएगा खादर क्षेत्र। खादर के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें यह हो जाएगा कि जो खादर क्षेत्र है, नदियां हर साल यहाँ बाढ़ लेकर आती। क्या हो जाएगा इसमें? नदियां हर साल बाढ़ लेकर आती हैं। खादर क्षेत्र में नदियां हर साल बाढ़ लेकर आती हैं। नदियां जो हैं हर साल बाढ़ लेकर आती हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें यह हो जाएगा कि यह नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यह नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। जो खादर क्षेत्र है यह नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। और तीसरा पॉइंट इसमें यह हो जाएगा कि यह सर्वाधिक उपजाऊ है। यह जो मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ है। यह जो खादर क्षेत्र है सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। हम लोग एक बचा इसमें बांगर क्षेत्र, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बांगर क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि बांगर क्षेत्र बचा, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बांगर क्षेत्र में यह हो जाएगा कि बिना बाढ़ वाला क्षेत्र यह है। जो बांगर क्षेत्र है यह बिना बाढ़ वाला क्षेत्र है। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा हम लोग का, बिना बाढ़ वाला क्षेत्र। बिना बाढ़ वाला क्षेत्र। और दूसरा पॉइंट इसमें यह हो जाएगा, यहाँ उच्च भूमि क्षेत्र है। जो यह है यह उच्च भूमि क्षेत्र है। उच्च भूमि क्षेत्र है। यह जो है खादर क्षेत्र यह उच्च भूमि क्षेत्र है। और तीसरा पॉइंट इसमें यह हो जाएगा कि यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। मिट्टी से बना है। दोस्तों जो बांगर क्षेत्र हो जाएगा यह बिना बाढ़ वाला क्षेत्र है। और यहाँ जो यह क्षेत्र है यह उच्च भूमि क्षेत्र, यानी कि ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र, इसे उच्च भूमि क्षेत्र कहते हैं। तीसरा इसमें यह हो जाएगा कि यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से है यह बांगर क्षेत्र जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। क्या हो जाएगा इसमें? हम लोग बात करते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, हो जाएगा नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर क्या हो जाएगा? हिमालय का विभाजन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा हिमालय कौन कौन सी नदी के मध्य आता है। जिससे इसमें हम लोग पहले बात कर लेते हैं पंजाब हिमालय। क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है यह सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। सिंधु एंड सतलज। क्या हो जाएगा? सिंधु और सतलज के मध्य। जो पंजाब हिमालय है तो यह सिंधु और सतलज के मध्य है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि पूछा भी जाता है से। जैसे पंजाब हिमालय होगा, कुमायूं हिमालय होगा। हम बात कर लेते हैं कि कुमायूं हिमालय। क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। जो कुमायूं हिमालय है यह सतलज और काली नदी के, मतलब काली नदी के मध्य है। सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय हो जाएगा।
और इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेपाल हिमालय। जो नेपाल हिमालय है तो काली नदी और तीस्ता के मध्य हो जाएगा, काली और तीस्ता के मध्य हो जाएगा नेपाल हिमालय। और इसमें हम बात करते हैं असम हिमालय की, असम हिमालय जो हो जाएगा तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो हिमालय है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ भी लेता है कि कौन सा हिमालय कौन सी नदी के मध्य स्थित है। तो जैसे इसमें पंजाब हिमालय हो जाएगा तो ये सिंधु और सतलज के मध्य है, सिंधु और सतलज के मध्य। दूसरा कुमायूं हिमालय हो जाएगा जो कि सतलज और काली नदी के मध्य है। तीसरा इसमें यह हो जाएगा कि जो नेपाल हिमालय है यह काली नदी और तीस्ता के मध्य है। और इसमें असम हिमालय जो है वह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है। अब हम लोग का जो उत्तर के मैदान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो उत्तर का मैदान का टॉपिक यही कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तीसरा टॉपिक जो हो जाएगा हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत का पठार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें हेडिंग डाल लेते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत का पठार। हेडिंग हो जाएगी प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये पठार है, पठार कहते किसको हैं। तो हमने वीडियो जब शुरू हुई थी, जो कल वाली वीडियो थी उसकी शुरू में बताया था जो पठार है, हम थोड़ा पठार के बारे में बात कर लेते हैं। पठार अगर ऐसी कोई समतल ज़मीन दी गई है, ये क्या हो जाएगा समतल ज़मीन जिसको 300 मीटर दूरी से देखा जा सकता है, 300 मीटर दूरी से अगर देखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और इसमें प्रायद्वीप जैसे हो जाएगा। तो प्रायद्वीप भी मैंने बताया था उसी दिन की प्रायद्वीप जो है, बात कर लेते हैं प्रायद्वीप के बारे में। प्रायद्वीप जमीन का ऐसा भूभाग जो जल के तीन ओर से घिरा हो, मतलब जल के तीन ओर से घिरा भूभाग, तीन ओर से घिरा भूभाग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप की सीधा सा फंडा ये हो जाएगा, बात ये हो जाएगी इसमें कि प्रायद्वीप जो जमीन का ऐसा भूभाग जो जल के मतलब जल से तीन ओर से घिरा हो उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। अगली हेडिंग हो जाएगी हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत। क्या हो जाएगी हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में यह हो जाएगा जो प्रायद्वीपीय भारत है यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा। क्या हो जाएगा, यह पहला पॉइंट इसमें यह हो जाएगा कि यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट इसमें यह हो जाएगा कि इसकी आकृति कैसी। तो आकृति हम आप लोग को दिखाई दे रहा है कि इसकी आकृति कैसी हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि जो हिमालय है दक्षिण का पठार है कहें या फिर हम लोग कहें इसको प्रायद्वीपीय पठार, जो ये त्रिभुजाकार, इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, इसकी आकृति हो जाएगी कैसी, बिल्कुल त्रिभुज जैसे बने हुए। तो इसकी अगर आकृति पूछ ले कि उत्तर के मतलब जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है इसकी जैसे आकृति कैसी हो जाएगी, तो इसकी आकृति त्रिभुज जैसी हो जाएगी। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट यह हो जाएगा कि आकृति इसकी कैसी है। तो आकृति इसकी हो जाएगी त्रिभुजाकार। आकृति कैसी हो जाएगी इसकी, त्रिभुजाकार। और इसमें एक पॉइंट यह भी हो जाएगा कि यह सबसे पुराना भूभाग है। क्या हो जाएगा, यह सबसे पुराना भूभाग है। जो ये दक्षिण का पठार है या प्रायद्वीपीय पठार है, यह जो है हो जाएगा दोस्तों, यह सबसे पुराना भूभाग है। हम लोग आगे बात कर लेते हैं कुछ पर्वत जो प्रायद्वीपीय पठार मतलब प्रायद्वीपीय भारत के हैं। प्रायद्वीपीय भारत के जो कुछ पर्वत हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत। पहली हेडिंग हो जाएगी इसमें अरावली पर्वत।
तो अरावली पर्वत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले यह हो जाएगा कि अरावली पर्वत का विस्तार जो है, विस्तार कहाँ कहाँ तक है, मतलब इसका विस्तार कहाँ तक है। तो विस्तार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका विस्तार गुजरात से लगाकर, गुजरात में हो जाएगा प्लस हो जाएगा राजस्थान में, गुजरात प्लस राजस्थान प्लस हरियाणा में, और यह दिल्ली तक फैला हुआ है। जो अरावली पर्वत है यह दिल्ली तक फैला हुआ है। और इसकी अगर लंबाई पूछ लें, लंबाई कितनी है, तो लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। अरावली पर्वत की लंबाई जो हो जाएगी 800 किलोमीटर हो जाएगी। और जो अरावली पर्वत है एक अवशिष्ट पर्वत है। क्या हो जाएगा, यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत जो है यह एक अवशिष्ट पर्वत है। और इसका एक नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। क्या हो जाएगा, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो की है अरावली की, विश्व की प्राचीनतम श्रृंखला जो हो जाएगी अरावली की हो जाएगी। और इसमें एक पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी इसकी हो जाएगी अरावली पर्वत की। आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुरु शिखर, जिसकी हाइट हो जाएगी दोस्तों 1722 मीटर। क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 1722 मीटर। ये मतलब माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। जो गुरु शिखर है ये कहाँ, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और माउंट आबू में ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। क्या हो जाएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है कहाँ, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। और जो माउंट आबू है यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। हम लोग इसमें एक बात कर लेते हैं कि इसमें पॉइंट हो जाएगी रायसीना की पहाड़ी। एग्जाम में पूछा जाता है कि रायसीना की पहाड़ी पर, मतलब रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो रायसीना की जो पहाड़ी हो जाएंगी, रायसीना की पहाड़ी जो है ये दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। रायसीना की पहाड़ी पर ही क्या हो जाएगा, इसमें दिल्ली मतलब राष्ट्रपति भवन स्थित है। यही इन पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन स्थित है। जो रायसीना की पहाड़ी है यहीं पर मतलब जो है ये राष्ट्रपति भवन स्थित है। ये कहाँ, दिल्ली में है। और ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। जो रायसीना की पहाड़ी है ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। अरावली पर्वत का हिस्सा रायसीना की पहाड़ी है। तो हम अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें दूसरा पर्वत, अरावली के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। दूसरा पर्वत हो जाएगा हम लोग का विंध्य पर्वत। क्या हो जाएगा दूसरा, विंध्य पर्वत। हेडिंग डाल लेते हैं विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। यह कहाँ, जो विंध्य पर्वत है यह कहाँ, एमपी में स्थित है। एमपी में है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। और दूसरा पॉइंट इसका यह हो जाएगा कि यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का विभाजन करता है। जो विंध्य पर्वत है यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का विभाजन करता है। जो उत्तर का मतलब ये विंध्य पर्वत है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करता है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह हो जाएगा कि पन्ना की खान। बात कर लेते हैं पन्ना की खान। पन्ना की खान जो दोस्तों कहाँ, एमपी में स्थित है। पन्ना की खान जो कहाँ, एमपी में स्थित है, विंध्य पर्वत में आती है। जो पन्ना की खान है ये विंध्य पर्वत में आती हैं, विंध्य पर्वत में आती हैं। जो पन्ना की खान है दोस्तों ये विंध्य पर्वत में आती है। और ये किस लिए मतलब प्रसिद्ध है, तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा, जो पन्ना की खान है ये हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं और एमपी में स्थित हैं और विंध्य पर्वत के अंतर्गत मतलब विंध्य पर्वत में आती हैं। अब हम लोग तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा पर्वत जो हम लोग का हो जाएगा, तीसरा पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। क्या हो जाएगा, तीसरा पर्वत सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो तीसरा पर्वत हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। यह भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। जो सतपुड़ा पर्वत है यह भ्रंश पर्वत का उदाहरण है।
जो सतपुड़ा का पर्वत है यह भ्रंश पर्वत का उदाहरण, और इसका विस्तार दोस्तों कहाँ तक हो जाएगा, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार हो जाएगा दोस्तों गुजरात प्लस एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और प्लस छत्तीसगढ़। जो सतपुड़ा का पर्वत है ये दोस्तों इसका विस्तार हो जाएगा एमपी में और गुजरात में और छत्तीसगढ़ में। और पूछे कि सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ, तो सर्वाधिक विस्तार इसका एमपी में है। सर्वाधिक अगर विस्तार पूछेगा तो सर्वाधिक विस्तार हो जाएगा एमपी में। और दोस्तों इसमें हम लोग एक बात करते हैं कि जो राजपीपला और महादेव क्या हो जाएगा, राजपीपला हो जाएगा, महादेव हो जाएगा और हो जाएगा मैकाल। तीनों पहाड़ियाँ मिलकर मतलब बना है। जो सतपुड़ा का पर्वत है 3 पहाड़ियों से मिलकर बना है। 3 पहाड़ियों, राजपीपला, महादेव, मैकाल, तीनों पहाड़ियों से मिलकर बना है। और जो मैकाल है दोस्तों ये अमरकंटक से मतलब अमरकंटक स्थित है। जो ये राजपीपला, महादेव और मैकाल जो ये है दोस्तों ये कहाँ, अमरकंटक में स्थित हैं। अमरकंटक में स्थित हैं। और यही अमरकंटक से दोस्तों सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती हैं। अमरकंटक से दोस्तों क्या, सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं किसके, धूपगढ़ चोटी के बारे में। क्या हो जाएगा, धूपगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। धूपगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये मतलब 1350 मीटर ऊंचा है। क्या हो जाएगा, 1350 मीटर ऊंची चोटी है। जो धूपगढ़ की चोटी है ये 1350 मीटर ऊंची है। कितनी, इसकी हाइट हो जाएगी 1350 मीटर। और यह मतलब सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ चोटी है यह सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी जो है यह धूपगढ़ हो जाएगी। और इसमें एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्या हो जाएगा, यह एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी है। जो धूपगढ़ है यह सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरा इसमें हो जाएगी एमपी की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अमरकंटक की। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग बात करते हैं किसके, अमरकंटक के बारे में बात कर लेते हैं। अमरकंटक जो चोटी है, अमरकंटक है यह कहाँ दोस्तों, ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस चोटी से दोस्तों, इस चोटी से नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों का उद्गम दोस्तों जो है दोस्तों अमरकंटक से होता है। सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों का उद्गम कहाँ से पूछे अगर तो अमरकंटक एमपी से होता है। हम लोग बात करते हैं इसमें दूसरा पॉइंट इसमें यह हो जाएगा कि जो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी, इसमें पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी हो जाएगा तथा दक्षिण में ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। हम लोग एक जो चोटी इसमें बची है पंचमढ़ी, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पंचमढ़ी चोटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें यह हो जाएगा कि पंचमढ़ी, हेडिंग डाल लेते हैं पंचमढ़ी चोटी। यह दोस्तों सतपुड़ा की रानी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत की रानी भी कहते हैं इसे। सतपुड़ा पर्वत की इसे हम लोग रानी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह हो जाएगा, यह महादेव पहाड़ी एमपी में स्थित है। यह महादेव पहाड़ी एमपी में स्थित है। महादेव पहाड़ी एमपी में स्थित है। हम लोग एक छोटा सा पॉइंट बचा उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद अपनी वीडियो एंड करते हैं।
तो दोस्तों इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये बचा कि शिलांग का पठार और मेघालय का पठार। हेडिंग डाल लेते हैं शिलांग का पठार या फिर मेघालय का पठार भी बोला जाता है। शिलांग का पठार या फिर मेघालय का पठार। तो दोस्तों इसमें यहाँ हो जाएगा, यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें 5 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। शिलांग के पठार बोलो या फिर मेघालय का पठार बोलो, यहाँ 5 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ 5 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें 5 पहाड़ियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 5 पहाड़ियाँ हो जाएंगी। तो इसमें पहली पहाड़ी ये हो जाएगी गारो की पहाड़ी, और गारो मतलब ये दोस्तों जो है जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। दूसरी हो जाएगी खासी, और तीसरी इसमें क्या हो जाएगी, तीसरी इसमें हो जाएगी जयंतिया। जयंतिया हो जाएगी। ये जो है ये यहाँ की स्थानीय जनजाति भी हैं, ये यहाँ की स्थानीय जनजाति भी हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये यहाँ की स्थानीय जनजाति भी हैं। और जो चौथी पहाड़ी हो जाएगी ये हो जाएगी मिकिर, मिकिर हो जाएगी। और पांचवी हो जाएगी रेंगमा। क्या हो जाएगी, रेंगमा की पहाड़ी। ये दोस्तों दोनों कहाँ पाई जाती हैं, ये दोनों पाई जाती हैं कि यहाँ हो जाएंगी, ये असम में हो जाएंगी। और ये जो तीनों दोस्तों हैं ये कहाँ, मेघालय में पाई जाती हैं। और ये मेघालय की जनजातियाँ भी, मतलब ये यहाँ की स्थानीय जनजातियाँ भी हैं। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी, शिलांग हो जाएगी। जो मेघालय की राजधानी है, मेघालय की राजधानी आप लोग को पता ही होगा, मेघालय की राजधानी जो हो जाएगी शिलांग हो जाएगी। मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने शिलांग के पठार के बारे में भी बात कर ली। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई, ज़रा सी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। यूपी SSSC पेट के विभाग में जितना मतलब सिलेबस के अनुसार जो जो टॉपिक दिए गए हैं, एक एक टॉपिक तैयार करने के लिए हमारा चैनल अपना साथी स्टूडेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर दोस्तों अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।